बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपने हजरत इमाम गजाली का नाम सुना होगा। ये अजीम मुस्लिम मुफक्कर थे। इनकी दो थ्योरीज ने पूरी दुनिया को रीशेप कर दिया था। पहली थ्योरी दीनी इल्म को दुनियावी इल्म से अलग करना था। हजरत इमाम गजाली से पहले सिर्फ मजहब को इल्म समझा जाता था। उलमा साइंस और आर्ट्स दोनों को इल्म नहीं मानते थे। हजरत इमाम गजाली ने इन दोनों को इल्म तस्लीम करवाया। और हजरत इमाम गजाली की दूसरी थ्योरी बजट थी। बजट का तस्वर इमाम ने पेश किया था और इनका कहना था कि मुल्क हो, इदारा हो, माशरा हो या फिर खानदान हो, यह जब तक आमदन और अखराजात में तवाज़न पैदा नहीं करता, यह उस वक्त तक खुद चल सकता है और ना ही तरक्की कर सकता है। हमारी हुकूमत कल अपना तीसरा बजट पेश कर रही है। हम बजट से एक दिन पहले हजरत इमाम गजाली को खराज तहसीन पेश करते हैं और फिर इक्तिसादी सर्वे पाकिस्तान की रोशनी में गुज़रे साल की इक्तिसादी सूरत हाल देखते हैं। हुकूमत ने कोई ऐसे नहीं किया है कि जी अपने इखराजात बढ़ाए हों और उसके लिए कर्ज लिए। ये शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हुकूमत ने अपने इखराजात को डिसिप्लिन से कम किया कि आमदनी को से कम रखा। उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट था 1100 अरब का था, तो हुकूमत ने कितना जमा किया? 1600 अरब जमा किया। 500 अरब रुपए इजाफी जमा किए। हमारी आमदनी जो है पूरे मुल्क की, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है, वो अब तकरीबन 0.4 यानी 0.4 कम हो गया। हमें विरसे में मिला था 20 अरब डॉलर का खसारा, उसे हमने कम कर 3 अरब डॉलर तक लिया। हमने पूरा साल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उससे टका भी कर्ज नहीं लिया। हमने पूरा साल किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टका भी सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी इजाफी ग्रांट नहीं दी। इंपोर्ट्स की कमी की वजह से हमारे टैक्स रेवेन्यूज में भी कमी हुई, वरना ये जो रफ्तार थी टैक्सेस के बढ़ने की FBR के अंदर, वो तकरीबन 27%। तकरीबन 1,60,00,000 खानदानों को कैश रकम दी जाए ताकि उनका कारोबार जिंदगी भी चले। कोरोना के बारे में कोई भी चीज यकीन से कहना मुश्किल है। दुनिया में बजट का सिर्फ एक फार्मूला है और वो है अखराजात के लिए आमदनी का होना। जबकि हमारी पिछले साल की आमदनी क्या थी? GDP ग्रोथ 0.4% थी। सनती शोबे की पैदावार -2.6% थी। सर्विसेज का शोबा भी -0.6% था। होलसेल रिटेलर्स -3.4%। ट्रांसपोर्ट का शोबा -7%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -23% और टैक्स कलेक्शन में 800 अरब रुपए का खसारा, यानी पूरी इकोनॉमी माइनस। सवाल यह है, इस माइनस इकोनॉमी के साथ हमारा अगला साल कैसा गुजरेगा? यह सवाल हम आज पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन से पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कराची में सुहेल हमीद खान साहब। ये J.com, ये जो जुनैद जमशेद साहब का एक ब्रांड है, बड़ा मशहूर ब्रांड, जो गारमेंट्स का पाकिस्तान के चंद बड़े ब्रांड्स में शुमार होता है, उनके CEO हैं। अतीक मीर साहब ने भी हमें कराची में ज्वाइन किया है। ये आल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ स्काइप पे हैं कराची से। ये किया लकी मोटर्स के CEO हैं। और हमारे साथ मुल्क के मारूफ अदाकार हुमायूं सईद साहब भी होंगे। ये ज़ाहिर इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ज़ाहिर इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री, टेलीविज़न तो बहुत इसमें कामयाब हुआ कोरोना के दरमियान, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। तो हम इनसे भी पूछेंगे। सुहेल साहब, ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट्स की इंडस्ट्री जो है, क्योंकि अब गवर्नमेंट कोई टैक्स तो नहीं लगा रही, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो कल का बजट होगा उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, तो आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपनी इंडस्ट्री का? मुझसे पूछ रहे हैं जावेद भाई? हेलो, आपको आवाज आ रही है सुहेल साहब? सुहेल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? में पहुंच रही है जी, मुझे आवाज आ रही है। जी अच्छा, जी अच्छा। सर बड़ा सिंपल सवाल यह है कि गवर्नमेंट को नया टैक्स नहीं लगा रही किसी सेक्टर पे भी, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है, जब टैक्स नहीं लग रहा तो फिर तो मेरा ख्याल अगला साल आपके लिए बेहतर होगा।
जावेद भाई, ये तो बहुत खुशाइन बात है कि टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जैसे मेरा जिस सेक्टर से ताल्लुक है, टेक्सटाइल से, मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ जी आवाज आ रही है सर, बोलिएगा। तो लेकिन मेरा जिस सेक्टर से ताल्लुक है टेक्सटाइल से, जो कि लोकल इंडस्ट्री, जो हमारा ब्रांड है, उसमें जब हमने ये 1 साल पहले हमने 5% पे इनके साथ 5% सेल टैक्स है, इन्होंने हमारा जो सेल टैक्स है वो बढ़ा के 17% कर दिया था। हमने इनके साथ अभी तकरीबन जितने हमारे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले हैं उनके साथ मीटिंग करके उनसे कहा कि देखें इस वक्त जो हालात हैं उसके हिसाब से आपको हमारा जो सेल टैक्स है वो वापस 5% पे लाना पड़ेगा, वरना हम सरवाइव नहीं कर सकते। ब्रांड बहुत मुश्किल से बनते हैं। उन्होंने हमसे हर मीटिंग में ये वादा किया कि इंशाल्लाह आपको हम ये वापस से लाए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अभी भी हमको यही कहा हुआ है कि इंशाल्लाह वेट करें। आपको इसमें 2 से 3 महीने गुजर चुके हैं अब तक, और कस्टमर्स हमारे पास आ नहीं रहे हैं। स्टॉक हमारे पास भरा हुआ है, लेकिन हम बोल बोल के थक गए हैं कि हम बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते। हमारे पास इतना स्टॉक है और पहली दफ़ा ये वक्त हमारे पर आया है और हमें समझ नहीं आ रहा हम किस तरह हैंडल करें। ये सब पे आया वक्त, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सेल टैक्स है ना, ये इस बजट में कम से कम 5% पे वापस आए। पूरी दुनिया में सिंगल डिजिट सेल टैक्स है, सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो डबल डिजिट है और उसको 17% पे लेके गए। 17% पे वैसे कोई रिटेलर सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको सर्वाइव करवाने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट सेल्स टैक्स कम कर दे, उसको 17% से 5% पे कर दे, तो फिर सर्वाइव कर सकेगी। अगर गवर्नमेंट ये नहीं करती तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट ये नहीं करती तो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने देखें जो सिचुएशन चल रही है। अभी फिर लॉकडाउन की बातें हो रही हैं और उसके बाद अभी 3 महीने से हम बिठा के सबको तनख्वाहें दे रहे हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। जब आपके पास से सेल ही नहीं आएगी, आपकी दुकानों से जो है बिल्कुल सेल नहीं आएगी, तो आप कहाँ तक सर्वाइव करेंगे? अब तक तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, सैलरीज भी दे रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये वक्त किसी तरह से गुजर जाए। लेकिन साथ साथ हम बताते भी रह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं हर तरीके से। लेकिन खुदारा इस वक्त ये देखें कि पूरी दुनिया में सेल टैक्स 0 हो चुका है। हम आपसे 0 नहीं कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं वापस उधर आ जाएं जहां से चले थे। जहां से आपने इंक्रीज करके 17% पे लेके गए थे, वहां से वापस 5% पे आ जाएं, ताकि कम से कम हम कुछ थोड़ा सा सांस आ जाए हमको। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि सेल टैक्स को जो है ना, ये फरमाइए कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ये तो इसमें तो बहुत इजाफा हुआ, बेतहाशा इजाफा हुआ कोरोना में, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग ने आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाया? जावेद भाई देखें, ऑनलाइन जो ओपन हुए ना, वो ईद से मेरा ख्याल है 10 दिन पहले ओपन हुई है। 2 महीने से हम सिंध गवर्नमेंट जो है उनके साथ लगे रहे, फेडरल वालों के साथ लगे रहे कि खुदारा हमें कम से कम ऑनलाइन ई कॉमर्स का काम करने दिया जाए। हमारा जो ई कॉमर्स है वो पाकिस्तान में तकरीबन बिजनेस का 6 से 7% होता है। पूरी दुनिया में ये 30 to 40% होता है ई कॉमर्स, लेकिन हमारा 6 से 7। लेकिन इतना डिले किया उन्होंने। फूड को खोल दिया कि भाई आप फूड इंडस्ट्री जो है ना वो डिलीवरी कर दे, लेकिन उन्होंने गारमेंट्स को बोला कि नहीं, इससे शायद कोरोना जाएगा। आखिरकार कोई 10 या 12 दिन पहले खोला है और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो ई कॉमर्स खोला उससे कम से कम कुछ सांस आई और उससे कुछ थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हमने सैलरीज दे दी। ईद से पहले लोगों को पैसे अदा हो गए, तो उनकी ईद भी हो गई और वो अब तक कम से कम सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक हो, हमायूं सही साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, टेलीविजन को तो बहुत फायदा हुआ, ज़ाहिर है लोग घर पे बैठ के अर्तुगरुल देख रहे हैं और उस पर ज़ाहिर है कुछ इश्तिहारात भी चल रहे हैं, ड्रामे बहुत देखे जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री जो उसको जवाल हुआ, इसमें कोई शक नहीं, और पिछले 1-2 साल से ट्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छे नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री के। तो अब ये फरमाइएगा, ये जो नया बजट आएगा, कोई आपको कोई उम्मीद नजर आती है कि इससे फिल्म इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव कर जाए? अरे देखो, आपकी बात, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने आपने जो बात की कि टीवी इंडस्ट्री जो है वो उसको फायदा हुआ है, ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शूटिंग सारी रुक गई है। तो अब ड्रामे जो हैं जो चल रहे थे और जो हम बनाने जा रहे थे आगे, उनकी शूटिंग बहुत ज्यादा रुकी है और वो कोई बहुत मुश्किल से हम कोई एक आध शूट जो कि ड्रामा हमारा चल रहा था उसके बीच की कोई शूट अगर रह गई है तो वो हम कर रहे होते हैं। तो शूटिंग रुक गई। तो आपका अर्तुगरुल ड्रामा तो चले बाहर से लिया हुआ ड्रामा है, वो एक पीटीवी पे चल रहा है, वो पीटीवी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि अच्छा ड्रामा था। वो पीटीवी के ऊपर अभी आईबॉल्स थे भी नहीं और उस पर आईबॉल्स आ गए। मैं उसकी बात नहीं करता, वो
फायदा ही है, वो अच्छी बात हुई। लेकिन जो हमारे सैटेलाइट चैनल्स हैं दूसरे, उन पे काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अब ड्रामे जो हैं काफी हद तक रिपीट चल रहे हैं, ड्रामों का फुकदान हो गया है, शूटिंग्स रुक गई हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी बात, जहाँ तक फिल्म का, फिल्म इंडस्ट्री तो पूरी दुनिया में इस वक्त बंद है, तो जो आप पूरी दुनिया के अंदर टीवी का फायदा देख रहे हैं वो डिजिटल है, और डिजिटल पोर्टल हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है जिसके ऊपर हमारे ड्रामे चले या उस किस्म के ड्रामे बने। तो मैं नहीं समझ के ड्रामे को कोई फायदा पहुंचा है टीवी को, तो ये बात बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें कि टीवी को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा। अच्छा वहीं से ये फरमाइएगा, हमारा वॉल्यूम कितना है इस पूरी इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर, और कितना लॉस हुआ है, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस लॉस से बाहर निकालने के लिए आपको? देखिए, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स का इतना पता नहीं है, मैं एक मेकर आदमी हूँ, मैं चीज बनाता हूँ और उसको हम चैनल्स के ऊपर देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर चीज बने, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बात बताऊं कि गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट आप ले लें, पाकिस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कोई इतना सीरियस कभी लिया नहीं गया, स्पेशली फिल्म को। हम हमारे यहाँ तो अभी तक ये चल रहा है कि भाई ये काम ही ठीक नहीं है, हम उस काम को ही उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। मैं मानता हूँ कि हर गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, उनके पास पहले बजट्स और ये, और लोगों की अस्पताल और बीमारी और उनको खाना पहुंचाना, या उनको और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। समहाउ इसको कभी प्रायोरिटी नहीं मिलती। और अब पूरी दुनिया में सकाफत की क्या इम्पोर्टेंस है और फिल्म इंडस्ट्री की कितनी इम्पोर्टेंस है, आप इंडिया को देखें, आज उसने अपना इमेज की पूरी दुनिया में, बॉलीवुड निकाल दें इंडिया में से, तो मुझे ऐसे लगता है, मेरे लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतनी बड़ी चीज है, वहाँ वेस्ट में चल जाए तो हॉलीवुड बहुत बड़ी चीज है। तो पाकिस्तान के अंदर कभी भी इस पे सही तरह तवज्जो दी नहीं है, हमेशा पॉलिसीज बनती हैं और उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। तो फिल्म इंडस्ट्री को अगर ऊपर बढ़ाना है, मैं एक आपके पास एक सवाल छोड़ूंगा, फिर आगे निकलूंगा। मैं आसिफ रिजवी साहब की तरफ जाना है, मैंने सवाल बड़ा सिंपल है, ये आपसे माइसा पूछ रहा हूं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे, लोगों को एंटरटेनमेंट मिले, इंडस्ट्री जो है उसके अंदर पैसा पंप हो ताकि ज्यादा से ज्यादा खुशहाली आए। तो ये एक आपके पास सवाल छोड़ के जाना हूं। आसिफ रिजवी साहब ये फरमाइए, सर ऑटोमोबाइल का तो पहले ही ज़ाहिर हशर हुआ था, अब कोरोना की वजह से मजीद बहुत ज्यादा ग्रोथ इसकी कम होगी, तो अगले एक साल में कहां देखते हैं आप अपनी इंडस्ट्री को? जावेद, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के 73 इयर्स की हिस्ट्री में ये गालिबन नॉन वॉर के ज़माने का सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट बजट है जो कि गवर्नमेंट पेश करने जा रही है। और जो कोरोना बैकग्राउंड के साथ ये बजट आ रहा है, दिस हैज़ टू बी अ प्रो ग्रोथ, प्रो रिवाइवल बजट, जो कि डोमेस्टिक डिमांड को स्टिम्युलेट करे। सिर्फ ये कह देना कि नए टैक्सेस नहीं लगेंगे इज़ नॉट इनफ। द गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि अपने रेवेन्यूज बढ़ें, और वो रेवेन्यूज सिर्फ जब बढ़ेंगे जबकि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो स्टिम्युलेट होगी। और डोमेस्टिक डिमांड को स्टिम्युलेट करने के लिए द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड अ स्टिम्युलस पैकेज। पूरी दुनिया में स्टिम्युलस पैकेजेस प्रोवाइड हुए हैं जो कि जीडीपी के 8 to 12% हैं। पाकिस्तान ने अभी तक जो स्टिम्युलस पैकेज प्रोवाइड किया है दैट्स अराउंड 3%। तो काफ़ी हम लोगों को इस बजट में तवक्को है कि स्टिम्युलस जो आएगा दैट विल बी किसी खातिर खा होगा। टैक्सेस हैव टू कम डाउन। देखिए गवर्नमेंट ने, सर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी अच्छी थी कि उससे गाड़ियों की इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और टैक्सेस बढ़ा दिए थे, उससे ज़्यादा लोकल इंडस्ट्री चलती हुई नजर आ रही थी। तो अब आपका क्या ख्याल है, ये बेहतरी की तरफ जाएगी या रुकेगी या माइनस होगी ग्रोथ इसकी? जावेद, ऑटो इंडस्ट्री जो है वो पिछले 2 सालों में 65% ड्रॉप हुई है। 65% जब एक इंडस्ट्री ड्रॉप होती है सेल्स 330,000 to 120,000, बड़ा ड्रामेटिक किस्म का उसके लिए एक रेमेडी की जरूरत होती है। 2009 में ओबामा ने यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टिम्युलस पैकेज दिया था वो सबसे बड़ा स्टिम्युलस पैकेज ऑटो इंडस्ट्री को था, इसलिए कि ऑटो इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। और पाकिस्तान में भी ऑटो इंडस्ट्री 5% एफबीआर के रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करती है। इस इंडस्ट्री को रिवाइव करना क्रिटिकल हो गया है इस वक्त, और मेरा सजेशन गवर्नमेंट को ये है कि वी शुड रिड्यूस सेल टैक्स बाय एटलीस्ट 50%,
जो एफईडी गवर्नमेंट ने 1.5 साल पहले लगाया था, जिसके वजह से कि ऑटो इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह हिट हुई थी, दैट शुड बी रिमूव्ड। जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई थी अगेन अराउंड 5% 1.5 साल पहले, इट शुड बी रिमूव्ड। देखें जावेद, द गवर्नमेंट हैज टू कॉन्सेंट्रेट कि वो वॉल्यूम को ग्रो करे और कम टैक्स ले ज्यादा वॉल्यूम पे। इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस ये है कि वो ज्यादा टैक्सेस लेती है छोटे वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम रहना ही नहीं है तो गवर्नमेंट टैक्स किस चीज पे लेगी? अच्छा, वैसे रिजवी साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के मैं आगे अतीक मीर साहब की तरफ जाऊंगा। सवाल बड़ा सिंपल है कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ी महंगी क्यों है? जब गाड़ी महंगी होगी तो ज़ाहिर है लोग खरीद नहीं सकेंगे, लोगों की कुव्वत खरीद कम है। जब कुव्वत खरीद कम है तो ज़ाहिर है गाड़ियों की आप जितनी भी प्रोड्यूस कर लेंगे, जब उसका बायर नहीं होगा तो वो पाइलअप होती चली जाएंगी। तो ये इतनी महंगी पाकिस्तान के अंदर क्यों है? अतीक मीर साहब ये फरमाइएगा सर, महंगाई कह रहे हैं दो ही चीज़ें हैं इस बजट में या इस गवर्नमेंट के अंदर जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तो आज इक्तिसादी सर्वे ने एक बताया कि महंगाई में इजाफा हो गया, महंगाई 3 गुना बढ़ गई, यानी 3 गुना इजाफा हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर। दूसरा ये कि गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पहले 54 लाख गधे होते थे, अब 55 लाख हो गए। इसके अलावा हर चीज नीचे चली गई है। जब हर चीज नीचे चली गई है तो अल्टीमेटली बिजनेस पे उसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में आप ये समझते हैं कि लोगों की कुव्वत खरीद इस काबिल होगी कि वो दुकानों पर जा सकें और शॉपिंग कर सकें? देखिए, ये कोरोना की जो इफेक्ट्स हैं सारी दुनिया पे आप देख सकते हैं। पाकिस्तान चूंकि पहली मसाइल और मुश्किलात से दो चार था, महंगाई जो उसका जादू चढ़ के बोल रहा था, अब तक की 2 दिहाइयों में आपने देखा कि खसारे के बजट आते रहे हैं। इस बजट को सहारे का बजट होना चाहिए। इसमें लंगड़े की टांग भी टूटी हुई है, बैसाखी भी। मईशत के खेत जल चुके हैं। मुझे एक बहुत दूर तक अंधेरे नजर आ रहे हैं। किस तरीके से मुआशी इस्तेहकाम होगा, किस तरीके से लोग सरवाइव कर सकेंगे। देखिए, मगरिबी ममालिक में आप जानते होंगे कि 5-5 माह हो चुके, सब कुछ बंद है, लेकिन वो सरवाइव करके बैठे हैं। उनके माथों पे कोई शिकन नहीं है। हमारे यहाँ 2 माह का लॉकडाउन, उसने बड़े बड़े बुत गिरा दिए। महंगाई तो एक तरफ हो गई, मैंने चौधरी साहब देने वाले हाथों को लेने वाला हाथ बनते देखा सिर्फ 2 माह के लॉकडाउन से। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब कुछ कैसे होगा। बजट में सिर्फ एक पहलू मुझे इस मर्तबा कई सालों के बाद जो एक मुस्बत नजर आया है, और वो ये है कि हर बजट पर IMF के सूदी कर्जों की नौसत के साए लहराते रहे, जिसने हमारे पूरे बजट को उठा के फेंक दिया, आउट क्लास कर दिया। इसमें चूंकि एक रिलीफ है, हम कह सकते हैं हमारे मसाइल हैं। IMF ने बहुत सारी रिक्वेस्ट को माना भी है। तो वो जो हमारा 45 to 50% जो महसूलात वो सूद में चले जाते थे, वो अब जो 1 साल के लिए जो रिलीफ है मुमकिन है लेकिन उसमें मीर साहब IMF का कोई कसूर नहीं, कसूर हमारा है। कर्जा लेने वाले आदमी का कसूर होता है कि वो अपनी औकात से ज्यादा कर्जे क्यों ले रहा है। दूसरा, IMF आज भी आपको रिलीफ दे रहा है, ये हम है जो अपनी चादर का साइज देखे बगैर अपने पांव फैलाते चले जा रहे हैं। लेकिन उसके असरात तो चौधरी साहब हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अवाम बर्दाश्त कर रही है, ताजिर बर्दाश्त कर रहे हैं। इस मुल्क के बजट को तहस नहस करने वाले वो कर्जे ही हैं। आप अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि हमें जब आगे देखना है, क्योंकि पीछे भी हमारे अंधेरे थे, आगे हमारी तबाही है, तो हम इस बजट में उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत अब कम अज कम, जिससे आप अभी मैंने देखा कि आपने अपने इंटरव्यू में भी फरमाया कि अब देखना यह कि हुकूमत किस तरीके से गैर तरक्याती अखराजात को कम करती है, क्योंकि हम सबको इस वक्त इस बहरान में अपना किरदार अदा करना है, जिसमें हुक्मरानों का किरदार सबसे पहले है, चाहे सूबाई हुकूमतें हों या वफाक हो। अगर हुकूमतों ने ईमानदारी से अपना किरदार अदा न किया तो मेरा ये ख्याल है कि वो जो इनकलाब जो हम किताबों में पढ़ते हैं आने वाले दिनों में हम अपनी सड़कों पर देख लेंगे। ये वक्त है इस बात का कि हर कोई जिम्मेदारी। सर मुझे ब्रेक लेने दे, बहुत सारी अच्छी बातें ब्रेक लेने दे। इसमें कोई शक नहीं कि इकोनॉमी पूरी दुनिया की श्रिंक हुई है और वो 3 से 4% जो है आमदनी कम हो जाएगी पूरी दुनिया की। ज़ाहिर है बहुत बड़ा वॉल्यूम है वो,
और पाकिस्तान के अंदर भी उसके बहुत बैड इफेक्ट्स हैं और गवर्नमेंट को इस चीज़ का अंदाजा भी है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम इससे, इन बैड इफेक्ट से इस मुल्क को निकाल कैसे सकते हैं, ये एक सवाल है जो मैं चारों मेहमानों के पास छोड़ के जा रहा हूँ। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारी सही ये फरमाइएगा, सही है सर, इसमें कोई शक नहीं कि इकॉनमी हमारी छोटी, मुल्क भी छोटा है, कोई बहुत बड़ा मुल्क तो है कोई नहीं, और खुशहाल भी नहीं है। हमारी मिडिल क्लास भी सबसे छोटी मिडिल क्लास है, लोग खाते गुर्बत से बहुत नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, ऊपर से कोरोना है। तो इस सारी सूरत हाल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कहां से रिलीफ मिल सकता है? देखिए जी, मैं आपसे पहले भी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जो कर सकती है ना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अभी देखें कि पाकिस्तान के अंदर कुछ 5-6 साल से हमारी इंडस्ट्री ऊपर बढ़ी है, और आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इकोनॉमी के मसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग क्रेव करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, सिनेमा जाने के लिए। लोगों ने मेरी अभी 2-3 फिल्में जो लगी पिछले 3 सालों में, उन्होंने 50-50, 60-60 करोड़ बिजनेस किया। तो इसका मतलब इतने लोग देखने के लिए आए, और मतलब जो इंडिया की फिल्में हमारे यहाँ लगी थी, और वो सबसे उनकी जो बेहतरीन फिल्म थी, उससे डबल बिजनेस हमारी फिल्मों ने किया, जो उनको अच्छी लगी। तो हमारे यहाँ मगर प्रोड्यूसर ही नहीं है। मैं साल में एक फिल्म बना सकता हूँ जी, मैं कहीं से भी पैसे जमा करके मैं एक फिल्म बनानी है, मेरा पैशन है, सब कुछ है। ऐसे बहुत से पैशनेट प्रोड्यूसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका हम उस तरह साथ नहीं दे पाते कि मैं उनको फंड्स प्रोवाइड करूं और उनके लिए फिल्म बनाऊं। तो गवर्नमेंट का कम से कम सिनेमा चलाने के लिए इतना जरूर होना चाहिए कि साल में अगर वो 20 से 25 फिल्मों में इन्वेस्ट करें, चाहे वो उसके अंदर हमसे बाद में उसका प्रॉफिट लेने के पूरी दुनिया में फिल्म चले, वो फिल्म से यहाँ पे सिनेमा में चले, तो कुछ पूरी दुनिया में सब्सिडीज होती हैं। हम दूसरे मुल्क में जाके फिल्म बनाते हैं, वो हमें 25% सब्सिडी देते हैं। फिल्म को गवर्नमेंट फाइनेंस करे, उसको बनाने, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंस करे उसको। बिल्कुल सर, उसमें क्या लगेगा? मतलब अब हमारे लिए वो बहुत बड़ा, फिल्म 10 करोड़ की बनती है, 3 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से हर फिल्म के लिए हो, या 20 फिल्मों के लिए हो, 25 फिल्मों के लिए हो, तो उसके अंदर क्या बुरा है? और वो उसका हम परसेंटेज तक ले लें कि जब वो, ताकि हेल्प तो मिले लोगों के अंदर, दूसरे लोग सोचे, फाइनेंसर सोचे जो यहाँ पे फिल्मों में पैसा लगाएगा, कि यार गवर्नमेंट भी इसके अंदर साथ है, और ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाने के लिए वो भी कुछ कर रही है। यहाँ कोई सब्सिडी रखें कि फिल्म ने क्या बिजनेस किया, कोई भी कुछ भी नहीं है ऐसी चीज भी जिसमें। ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ऐसा है कि गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, ईरान के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फाइनेंस करती है, टर्की के अंदर ये जो अर्तुगरुल ड्रामा है ये गवर्नमेंट ने बनवाया है, ये बहुत इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, टीआरटी जो गवर्नमेंट का इदारा है। तो ये पूरी दुनिया में होता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलानी है तो फिर गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, दैट्स इट। इसमें कोई दोराहा ही नहीं है। मतलब आप हर पूरी दुनिया में ऐसा होता है, और फिर आप उनमें फायदा देख लें, वहाँ के लोग खुशहाल रहते हैं। लोगों का यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है, यहाँ तो खाने जाते हैं लोग, खाने के अलावा कहाँ जाते हैं? ऐसी कोई जगह ही नहीं है। तो सिनेमा खुला, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया, लोग आए सिनेमा, आके उन्होंने देखा, वो पॉपकॉर्न खाया, 2 घंटे वहां गुजारे, बच्चे आए, सब ये सब हो रहा था। ठीक है, अभी तो कोरोना का मसला है, कुछ अरसे में इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा, लेकिन सिनेमा के लिए तो करना पड़ेगा। और ये वक्त है सोचने का कि इस वक्त ठीक है सिनेमा बंद है, लेकिन अब सिनेमा बंद है तो कितने लोगों की देखें, जो फिल्में थी, मैंने फिल्म बनाई हुई है, कितने लोगों ने बनाई हुई है, सब रुकी हुई है। तो उनको कितना बड़ा, अब ये फिल्म लगनी थी, उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म बनानी थी, तो मेरा तो सारा ये नुकसान हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट साथ हो तो आपको ये होता है कि यार चलो अगली फिल्म के गवर्नमेंट पैसे दे देगी, ये हमारे साथ पूलिंग कर लेगी, और हमें हम अपना काम नहीं रोकेंगे, और लोगों को एंटरटेनमेंट मिलती जाएगी। बिल्कुल ये बहुत सिंपल सी बात है, जब पूरी दुनिया। बहुत अच्छी बात। रजी साहब ये सिर्फ फरमाइए कि एक तो गाड़ियां पाकिस्तान में महंगी क्यों है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के 2 ही बड़े सोर्स हैं इनकम के, एक तो बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आती हैं, वो से पैसा बनता है, वो तो जाहिर है कम होती चली जा रही है। दूसरा इंडस्ट्री चलती है, उससे कुछ ना कुछ पैसा निकल रहा है। तो लेकिन जीडीपी पाकिस्तान की ग्रोथ इतनी कम हो गई है कि 0.4 है अब। तो जब ये 1 पे चली जाएगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अब बेरोजगारी बढ़ रही है, बाहर से इनकम नहीं आ रही, तो गाड़ियां कौन खरीदेगा पाकिस्तान के अंदर? तो दोनों सवाल आपसे। जावेद, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताऊं, आपके शो के जरिए मैं आज एक पाकिस्तान का बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, गलतफहमी, वो अपने नाजरीन के लिए दूर करना चाहता हूं। पाकिस्तान में गाड़ियां महंगी नहीं हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हर गाड़ी जो बिकती है उसमें 35 से लेके 40% गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं और गवर्नमेंट की मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि एक गाड़ी की कॉस्ट में क्या हो रहा है। जो गाड़ी 15 लाख की अगर आपको बाजार में मिले,
6 लाख उसमें से गवर्नमेंट ड्यूटीज हैं, 20 लाख की गाड़ी में 8 लाख की कस्टम ड्यूटीज हैं, 40 लाख की गाड़ी पे तकरीबन 16 लाख गवर्नमेंट की ड्यूटीज और टैक्सेस हैं। ये अगर आप निकाल दें तो पाकिस्तान की कार दुनिया में कहीं से कंपैरेटिव है। आपको दूसरी चीज ये भी याद रखनी है जावेद कि पाकिस्तान में एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि कोई भी रॉ मटेरियल जो है वो खुद हम नहीं बना रहे हैं। ना यहाँ स्टील बनता है, ना एल्यूमिनियम बनता है, ना कॉपर बनता है, ना प्लास्टिक का रेजिन बनता है। हर चीज इंपोर्ट होनी है, सब इंपोर्ट होते हैं जी, एवरीथिंग इज इंपोर्टेड। तो इसका मतलब लोकल बने और दूसरा ये टैक्सेस कम कर दे गवर्नमेंट तो गाड़ी सस्ती हो सकती है पाकिस्तान में। हो सकती है जी, यकीनन हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्री है ऑफ ऑल सेक्टर्स आफ्टर पेट्रोलियम एंड ऑयल। 15%, 15% ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द ऑटो इंडस्ट्री। तकरीबन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 2 लाख का है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 2 मिलियन का है। इट इज अ ह्यूज इंडस्ट्री। हर जगह दुनिया में इसको स्पेशल अटेंशन दी जाती है। पाकिस्तान में यह होता है कि जब टैक्स बढ़ाने की जरूरत होती है सबसे पहले ऑटो इंडस्ट्री पे आप टैक्स लगाएं। उससे होता यह है कि वॉल्यूम गिरता है। अगर आप 10% टैक्स बढ़ाते हैं एक गाड़ी पे और उस पे 10% वॉल्यूम ड्रॉप होता है, आप कहीं ज्यादा नुकसान उठाते हैं रेवेन्यू में जो आप गेन करते हैं। टैक्सेस हैव टू कम डाउन अगर आपको ये इंडस्ट्री या एनी इंडस्ट्री। ये फरमाइएगा कि अगर गवर्नमेंट आपको रिलीफ नहीं देती, इमीडिएट रिलीफ नहीं देती, जैसे कि इमरजेंसी में तो फिर क्या रिजल्ट क्या निकलेगा इस साल के आखिर में ऑटो इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल होगी? फिर देखिए, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत लो है। लोग जो हैं वो हाई टिकट आइटम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कार जो है वो घर के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जो शख्स अपनी इन्वेस्टमेंट इन न्यू कार पुट ऑफ कर सकता है वो पुट ऑफ करेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल। 330,000 से वॉल्यूम गिर के 120,000 पे आ गई है। ये वॉल्यूम नाकाफी है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए। अगर ये चीज चलती रही तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, जो वेंडर इंडस्ट्री है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, लोगों की ले ऑफ जितने हुए हैं वो बढ़ेंगे। इस वक्त गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना है राइट नाउ, और वो इंसेंटिव इस तरह नहीं है कि हर बायर को 10,000 रुपए या 10 लाख रुपए दे दिए जाए। सेल टैक्स मस्ट डिक्रीज 17 से 8%, 8.5% पे आना। सवाल आपके पास छोड़ रहा हूं कि आपने तजावीज देनी है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कैसे बचाया जा सकता है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस बजट में, वो मैं उसके बाद लूंगा आपसे। ये बताइएगा सुहेल भाई कि अगर गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देती आपकी इंडस्ट्री को तो फिर क्या होगा, इंडस्ट्री की क्या शक्ल होगी साल के आखिर तक? जावेद भाई, अगर वो रिलीफ नहीं देते तो आहिस्ता आहिस्ता वो होगा जो दुनिया में आप देख रहे हैं, जो बड़े ब्रांड्स के साथ हो रहा है और जो बिजनेसमैन जितने भी हैं उनके साथ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब वाइप आउट हो रहे हैं। आप बड़ी बड़ी जितने ब्रांड्स हैं, आप जिसका नाम ले लें। आज मैं पढ़ रहा था कि ज़ारा जो बहुत बड़ा ब्रांड है दुनिया का, उन्होंने 1200 स्टोर बंद कर दिए। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टोर बंद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देखें हर शॉप का एक रेंट होता है, उसका एक एक्सपेंडिचर होता है, सैलरीज होती हैं। वो जब आप दे ही नहीं सकेंगे, जब आपके पीछे से कोई सेल नहीं आएगी। देखें मेरी शॉप्स और भी जगह पर हैं दुनिया में, आप यकीन करें जितनी दुनिया में शॉप हैं कोई भी एक ऐसी नहीं है जिसको मैं इस पोजीशन में हूं कि बोलूं कि मुझे कोई नुकसान हुआ है। जितने लोग काम कर रहे हैं सबकी सैलरीज गवर्नमेंट दे रही है, जितने काउंसिल टैक्स हैं या जितने रेंट्स हैं सब गवर्नमेंट दे रही है हमारे अकाउंट में। जिस भी मुल्क को ले लें, सिर्फ एक हमारा मुल्क है। मैं समझता हूँ हमारी इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि वो इस तरह से हमें, लेकिन कम से कम हम ये चाहते हैं जैसे आपने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को कोई पैकेज दिया है, अब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये आपकी बैकबोन है आपकी इकोनॉमी की। ऐसा तो नहीं है कि आप इसके लिए कुछ आपने, ठीक है काइबर को 13 से 8% पे लेकर आ गए, ठीक है, लेकिन कोई एक पैकेज ऐसा दें टेक्सटाइल को, क्योंकि यही इंडस्ट्री है जो ये पाकिस्तान की 38% जो एम्प्लॉयमेंट है देती है। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको आप कोई पैकेज नहीं देंगे और ये बेयार मददगार और इसी तरह होगी तो ये भी बंद हो जाएगी। जितने एम्प्लॉयज हैं वो रोड पे आएंगे और कल वो होगा जो आज हम देख रहे हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, जैसे अभी आपने देखा, इस तरह से सब लोग रोड पे आ जाएंगे और हम किस तरह से उनको
बताएं सैलरी दे, जब आपकी शॉप बंद है, आपका जो अच्छा सोहेल साहब, काउंटर्स बंद है, वहां से कुछ नहीं आ रहा। आपके पास भी ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हल क्या है, कुछ तजावीज दीजिएगा। और लेंगे वक्फे के बाद मैं अतीक मीर साहब की तरफ आऊंगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अतीक मीर साहब, तजावीज आपके ज़हन में क्या आती है बजट के लिए ताकि रिलीफ मिले आपको? और दूसरा ये है कि सिंध गवर्नमेंट तो फैसला कर रही है कि लॉकडाउन शायद 15 दिन का एक और इम्पोज कर दिया जाए, तो इस लॉकडाउन को सामने रख के तजावीज दें आप कुछ। देखें, अगर गुज़िश्ता दिनों किए गए लॉकडाउन को सामने रखा जाए तो वो 2 माह तो वक्त ज़ाया किया, लॉकडाउन तो नहीं हुआ। आपने दुकानें बंद करवा दी, फैक्ट्रियां बंद करवा दी, लोग तो सड़कों पे थे। कोरोना दुकान से दुकान को थोड़ी लग रहा है, फर्द से फर्द को लगेगा ना। तो इफराद को भी तो बंदिश करो, उन्हें भी तो महदूद करो। तो या तो इन्हें पता ही नहीं है लॉकडाउन का अमलन तरीकाकार क्या होना चाहिए। हम इस बात के लिए तैयार हैं कि कम से कम 15 दिन का मुकम्मल कर्फ्यू लगा दें और किसी शख्स को भी बाहर निकलने की इजाजत ना हो। यही एक तरीका है इसकी रोकथाम का, इसके केसेस को कम करने का। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अचानक लॉकडाउन कर दें। आदमी कुत्ता भी पालता है तो उसको अगर 4 दिन के लिए कहीं जाता है तो उसे रोटी पानी देकर जाता है। ये क्या कि आज रात आप ऐलान कर दें कल से आपने दुकानें बंद कर दी हैं। कम से कम 1 हफ्ते का वक्त देना चाहिए। ये 2 महीने के लॉकडाउन में सिंध हुकूमत ने ऐसी ही अहमकाना हरकत की है। बाकी रह गया हुकूमत को क्या करना चाहिए। देखें, ये बजट ऐसा है, इसमें बदकिस्मती है इस मुल्क की भी, इस हुकूमत की भी, कि बड़ी मुश्किल से तकरीबन 10 लाख टैक्स गुजार बढ़े थे और वो फिगर 25 लाख को प्लस कर गई थी। लेकिन उस पर अमलन फिर वो पहली शशमाही की बात थी, लेकिन फिर टैक्स कलेक्शन कम हुई है सर। 800 अरब रुपए से 900 अरब रुपए के दरमियान टैक्स कम हुआ। कोरोना से पहले ही बर्बाद था चौधरी साहब। एक बंदे को पहली खारिश हो, ऊपर से वो खराशें पड़ जाएं तो कहां सरवाइव करेगा। मुल्क तो पहले ही बर्बाद था मुआशी एतबार से। आपके तो बेशतर प्रोग्राम भी उन फिगर्स से मुरस्सा हैं, आपको तो अंदाजा है। अब आ गया कोरोना। देखिए कोरोना में अब हम हुकूमत से क्या कहेंगे जी, हम क्या उनसे मांगेंगे। बात इतनी है, अब बजट में नया टैक्स, वो तो हर हमेशा कहा जाता है कि नया टैक्स नहीं लगेगा। मैं अब भी एक बात कहता हूं कि मिडिल क्लास के ऊपर भी एक बोझ है, वो लोअर क्लास का बोझ है। उसे हुकूमतों ने कुछ नहीं देना, या यही होता रहा हमने 5 अरब का राशन इस हाथ से दे दिया, ये हाथ बेखबर रहा। और भाई फिर लेने वाले को भी तो खबर हो कि मुझे को दे गया। तो इस तरह की करप्शन अब हुकूमतों में खत्म हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सिस्टम को टाइट करना पड़ेगा और रिलीफ देना पड़ेगा। सोहेल साहब, आपके पास तजवीज़? मेरी तजवीज़ ये है कि देखें, लॉकडाउन 2 महीने करके देखा, वो लॉकडाउन नहीं था, सिर्फ शटर डाउन था। उसमें सिर्फ बिजनेसेस बंद थे, बाकी सारा कुछ चल रहा था उसी तरह नॉर्मल। मैं ये चाहता हूँ लॉकडाउन ज़रूर करें, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन करें। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जहाँ पे, जिस इलाके में उनको लगता है कि वो इलाका बिल्कुल उधर कोरोना के ज़्यादा केसेस हैं, उसको बिल्कुल कर्फ्यू लगा दें वहाँ पे और उसको मॉनिटर करें। लेकिन खुदारा पूरा बंद नहीं करें। हम बाकी मुल्कों की तरह नहीं है, हमने अपने लोगों को पैसे देने हैं। अगर ये लोगों को पैसे नहीं मिले और वो कर्फ्यू लग गया या वो नहीं निकले घर से, तो वो रोड पे आ जाएंगे। आपने देखा कितनी फैक्ट्रियां तोड़ी गई हैं पिछले दिनों, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। लोग रोड पे आ गए, मतलब वो आने से पहले कि वो आके और जलाओ घिराव करें और सबके घरों को तोड़ें, और वो आने से पहले आप ये सोचें कि जहां पे केसेस हैं वहां लॉकडाउन करें। और थोड़ा सा मतलब सोचें कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते अगर कारोबार को बंद कर दिया, तो हम कहां से टैक्सेस देंगे। तो मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन इसका हल है। स्मार्ट लॉकडाउन जरूर करें, लेकिन इसको बिल्कुल से बंद नहीं करें। ओके, रिजवी साहब, आप ऑटोमोबाइल जो है इंडस्ट्री, उसके लिए तजावीज के गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसे? जावेद, सबसे पहला प्रपोजल यह है कि गवर्नमेंट को ख्याली टैक्स कैलकुलेशन कागज पे करने के बजाय प्रैक्टिकल और अमलन चीजें करनी चाहिए। पिछले साल 2 टैक्सेस नए लगाए, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सबसे पहली चीज तो यह है कि इन दोनों के लगाने के बाद एक कमजोर दीवार को गवर्नमेंट ने एक और धक्का दिया, जो कि डिवैल्यूएशन के बाद ऑलरेडी काफी कमजोर हो चुकी थी। इन दोनों चीजों को इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए। सेल टैक्स को हाफ करना चाहिए।
और जो पुरानी गाड़ियां हैं मुल्क में 25 साल से पुरानी गाड़ियां, गवर्नमेंट को उनको रिप्लेस करने के लिए, जो कि एनवायरमेंट के लिए खराब हैं, कंजम्पशन के लिए खराब हैं, गवर्नमेंट को उन्हें ऑफ रोड करने के लिए लोगों को अच्छी किस्तों पे इंसेंटिव देने चाहिए, हु कैन गो आउट एंड रिप्लेस दोस कार्स। इन चीजों के वजह से जो है वो पूरे के पूरे सेक्टर को एक स्टिम्युलस मिलेगा एंड द सेक्टर विल प्रोसीड। इसके अलावा इतने बड़े सेक्टर को ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा, ओबामा ने सबसे बड़ा पैकेज ऑटो इंडस्ट्री को दिया, और इस तरह नहीं दिया कि हम अगले साल आपको देंगे सोचने के बाद। आए वो वापस अपने साथ स्टिम्युलस पैकेज लेके गए। दिस इज हाउ अ गवर्नमेंट शुड बिहेव, नॉट वादे पे। बिल्कुल सही बात। और फैसल, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद का, हालात वाकई बहुत ज्यादा खराब है, माशी हालात, और आने वाले दिनों में मजीद खराब हो जाएंगे। हुकूमत को इसे सोच के, इसको जहन में रख के, सामने रख के बजट बनाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये बजट पाकिस्तान के लिए और गवर्नमेंट दोनों के लिए खतरनाक साबित हो जाए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।